चाय एक दिव्य पेय पदार्थ। यूं तो इसके इतिहास पर किताबें लिखी गईं, किस्से सुनाए गए, लेकिन जैसे तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया, वैसे ही चाय में दार्जिलिंग की चाय, चायों की शैंपेन। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के उत्तरी सिरे पर बेहद खूबसूरत पहाड़ी तराई वाला जिला है। इसी की घाटी में बसता है सिलीगुड़ी। सिली माने छोटे पत्थर और गुड़ी का मतलब स्थान, यानी कई पत्थरों के इकट्ठा होने से बना हुआ स्थान, बना हुआ इलाका। बांग्लादेश और नेपाल के बीच सिलीगुड़ी कॉरिडोर का 20-22 किलोमीटर का इलाका खासा अहम रहा है। सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को रेस्ट ऑफ इंडिया से जोड़ने वाला एकमात्र गलियारा। इसे ही कहते हैं चिकन नेक कॉरिडोर। नमस्कार, मैं अभिषेक। तारीख में आज कहानी इसी चिकन नेक कॉरिडोर और इसके फोकल पॉइंट सिलीगुड़ी के इतिहास की। Brought to you by Higher and Sharda University. सिलीगुड़ी के इतिहास की शुरुआत सिक्किम के नामग्याल राजवंश से होती है। फुंटसोक नामग्याल ने 1642 में चोग्याल उपाधि के साथ सिक्किम पर शासन शुरू किया। 18वीं सदी के गुजरते बंगाल अंग्रेजों की चपेट में आ ही चुका था। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. इसी दौर में नेपाल भी सिक्किम को अपने अधीन करना चाहता था। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संघर्ष होता है। 1817 में सिक्किम ने कंपनी के साथ टिटालिया की संधि की। इसके बाद 1835 में दार्जिलिंग को सिक्किम के राजा ने कंपनी को सौंप दिया। इसी की तलहटी में सिलचागुड़ी था, जो दार्जिलिंग को समतल इलाकों से जोड़ता था। सिलचागुड़ी के बगल में फांसीदेवा में सिक्किम राजवंश ने एक कार्यालय बना रखा था। यहाँ से इस पूरे इलाके का शासन चलता था। फांसीदेवा को सिक्किम वाले नदी बंदरगाह की तरह इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से आज इसे बंदरगाछ कहते हैं और सिलचागुड़ी आगे चलकर कहलाया सिलीगुड़ी। दरअसल ये सब महानंदा नदी के पश्चिमी हिस्से की बात है। घड़ी की सुई की दिशा में चलें तो उत्तर में सिक्किम भूटान, पूरब में जलपाईगुड़ी, फिर असम, दक्षिण में बांग्लादेश और बंगाल, पश्चिम में बिहार का किशनगंज और नेपाल। जब से यहाँ का लिखित इतिहास मिलता है तब से महानंदा सिलीगुड़ी को बीच से काटती हुई निकलती है। इसका पश्चिमी हिस्सा दार्जिलिंग में है, पूर्वी हिस्सा जलपाईगुड़ी में। 1862 में न्यू चुमटा टी एस्टेट और मातीगारा टी एस्टेट का गठन हुआ। 1869 में जलपाईगुड़ी जिला बनाया गया। 1873 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ। इसी के तहत सिलीगुड़ी खास ज़मीन में शामिल हुआ। खास ज़मीन एक प्रकार की सरकारी भूमि होती थी। सिलीगुड़ी धीरे धीरे ब्रिटिश अफसरों की ज़मीन बनने लगा। साल के जंगल काटे गए। चाय से चीन के एकाधिकार के खत्म होने के बाद दार्जिलिंग को प्रैक्टिकल ग्राउंड और सिलीगुड़ी को लॉजिस्टिक ग्राउंड बनाया गया। कंपनी का कारोबार चल निकला। सिलीगुड़ी को 4 टीज का शहर कहा जाता है। 4 टीज, टी फॉर टी। 4 टीज का शहर क्यों कहा जाता है? तो ये 4 टी हैं: टी, टिम्बर, ट्रेन और टूरिज्म। चाय इस इलाके के विकास का एक बड़ा ईंधन बनकर उभरी है। बागान के लिए पेड़ कटे और टिम्बर मिला। इसी चाय के चलते यहाँ ट्रेन आई और आए मारवाड़ के तमाम व्यापारी, छोटा नागपुर, पठार और बिहार के आसपास से आए मजदूर। इसी सिलसिले में यहाँ मुंडा, संथाली और तमाम अन्य आदिवासियों के परिवार भी आकर बसे। जो भी यहाँ आया यहीं का होकर रह गया। जबकि विलियम विल्सन हंटर ने तो सिलीगुड़ी को अनइनहैबिटेबल तक करार दे दिया था, यानी ऐसी जगह जहाँ रहा नहीं जा सकता, बसा नहीं जा सकता। हंटर 1880 के दशक में सांख्यिकी के अफसर थे और इतिहास की तमाम किताबों के लेखक भी वो रहे। हंटर ने जिसे न रहने योग्य करार दिया था वो उत्तर भारत का सबसे ज़रूरी जंक्शन बनता जा रहा था। वहीं के मूल निवासी यानी मेच और धीमाल आदिवासियों के साथ अब अंग्रेज तालमेल बिठा रहे थे। वहीं मारवाड़ियों के साथ संथाली और नेपाली भी इस शहर के बाशिंदे बन रहे थे। 1870 के दशक में ही यहाँ जंगलों को साफ करके रेल लाइन बिछाने का काम तेज़ी से शुरू हुआ। चाय के साथ साथ इस शहर का अगला प्रमुख कारोबार बना टिम्बर, यानी ऐसी लकड़ी जो फर्नीचर और घरों में इस्तेमाल होती है। मेची, महानंदा, तीस्ता की तराई में
साल के जंगल पाए जाते थे। ये जंगल वो ही वजह थे जिनके चलते इस रीजन को अंग्रेज़ मलेरिया बेल्ट कहते थे। लेकिन समय गुजरा तो कुछ हिस्सा बागानों के लिए समतल किया गया और उसका टिम्बर लकड़ी उद्योग में खपाया गया। कच्चे माल की सप्लाई और दार्जिलिंग तक कनेक्टिविटी के दोहरे मोटिव के साथ अंग्रेज़ों ने रेलवे को तेज़ी से विकसित किया। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का विकास भी 1879 से 1881 के बीच हुआ। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग नैरो गेज लाइन भी इसी क्रम में यहाँ पर बिछाई गई। 1907 में सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग ज़िले के अधीन सब डिवीज़न ऑफिस बनाया गया। 1950 में ये एक नगर पालिका घोषित हुआ। इसी के ठीक पहले भारत का बंटवारा हुआ 1947 में। इस विभाजन में भारत से पाकिस्तान के साथ पूर्वी पाकिस्तान भी अलग हुआ था, जो बाद में बांग्लादेश बना। खैर, सीमाएं खिंचने से अब सिलीगुड़ी पूर्वी पाकिस्तान और नेपाल के बीच मौजूद मात्र 20-22 किलोमीटर चौड़े गलियारे को गवर्न करने वाली सब डिवीज़न के तौर पर जाना गया। उस गलियारे ने शायद उस दौर में दुनिया के सबसे बड़े पलायन को अपनी ही ज़मीन पर होते देखा। जर्नल ऑफ विमेंस स्टडीज़ के एक लेख में स्वीटी पॉल दीपाली दास की कहानी बताती हैं। क्या कहानी बताती हैं, आप भी सुनिए। 1947 में भारत के बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान के ज़्यादातर हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। पहले ये लोग असम में आकर बसे थे, लेकिन वहाँ भी स्थानीय असमिया लोगों और नेताओं ने विरोध किया। नाम दिया गया बोंगाल खेड़ाओ आंदोलन, जिसका मतलब होता है बंगालियों को बाहर निकालो। इसी उथल पुथल में दीपाली दास का परिवार भी अपना ठौर ठिकाना ढूंढ रहा था। दीपाली का जन्म एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पुरखे पूर्वी पाकिस्तान के ढाका के बज्रजोगनी गांव में रहते थे। असम आने के बाद 1972 में उनके पिता को धमकी मिली कि अगर वो असमिया भाषा के समर्थन में होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे तो बंगाली समाज के लोगों के साथ उनके परिवार को भी जला दिया जाएगा। ये धमकी मिली। दीपाली और उनकी बहन कई दिनों तक रात में तबेले में छिपकर रहती थीं। आखिरकार जान बचाने के लिए उनके पिता ने अपना घर, दुकान, अपनी गाड़ियाँ, सारी संपत्ति कम दाम में बेच दी और परिवार के साथ सिलीगुड़ी चले गए। सिलीगुड़ी में आकर उनके पिता ने दास मेडिकल हॉल खोला। दीपाली कहती हैं कि उनका परिवार 2 बार, पहले बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम समस्या और फिर असम में असमिया बंगाली झगड़े के कारण घर छोड़ने को मजबूर हुआ, विस्थापित हुआ, लेकिन घर उन्हें सिलीगुड़ी में जाकर ही मिला। 1971 में जो पलायन बांग्लादेश के बनने के दौरान हुआ, उससे भी सिलीगुड़ी की डेमोग्राफी काफ़ी प्रभावित हुई। लंबे समय तक तीस्ता महानंदा के जंगल नेपाल और बांग्लादेश के माओवादियों के लिए एक गलियारे की तरह भी काम करते रहे। शेष भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने का भार इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर आता है। भारत का यह इलाका नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से सीधे तौर पर सीमा साझा करता है। चीन भी सिक्किम पर अपनी निगाह जमाए ही रहता है। कुछ साल पहले का डोकलाम स्टैंड ऑफ इसी तरह का विवाद था। ऐसे में सिलीगुड़ी कॉरिडोर और भी अहम भारत के दृष्टिकोण से हो जाता है। बांग्लादेश में बीते दिनों जैसी स्थितियां रही हैं, लगातार वहां से तख्ता पलट के अंदेशे प्रबल होते रहे हैं। सियासी तो जो उठापटक वहां पर पिछले 1 साल से चल रही है वो आप जान ही रहे हैं। जब पड़ोस में ऐसे हालात हों तो इसके बाद अब सिलीगुड़ी पर एक बार फिर से सबकी निगाहें चढ़ी हैं, दबाव बढ़ा है। लेकिन कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जैसे विकल्प इसी चिकन नेक गलियारे पर दबाव को कम करने का बेहतर विकल्प हो सकते हैं। क्या है कलादान प्रोजेक्ट? इसके लिए आप दुनियादारी का हमारा अंक देख सकते हैं, जिसमें हमने इस प्रोजेक्ट पर और इससे जुड़ी सभी जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को विस्तार से कवर किया है। भारत का लगातार ये कहना है कि कोई भी देश, जब भारत कोई भी देश कहता है तो इशारा बांग्लादेश की तरफ होता है। हमें चिकन नेक का नाम लेकर धमकाने का प्रयास कतई ना करें, क्योंकि बांग्लादेश जो इस संदर्भ में लगातार बयानबाजियां करता रहा है, उसके यहाँ खुद भी 2 चिकन नेक हैं, ऐसा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी बीते दिनों कहा। ये लगातार भारत की तरफ से स्टैंड रहा है कि अगर बांग्लादेश चिकन नेक का नाम लेकर भारत के प्रति नकारात्मक बयानबाजियां करता है या फिर धमकाने का प्रयास करता है तो भारत इससे झुकने वाला नहीं है। बाकी अलग अलग राजनेताओं के जो बयान हैं वो भी आप खबरों के माध्यम से जान ही रहे हैं। लेकिन जब जिक्र लगातार चिकन नेक कॉरिडोर का, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का आ रहा था, तो हमने सोचा तारीख के माध्यम से आपको इसके अतीत से और इसके भूगोल से भी परिचित कराया जाए। तारीख के इस अंक को लिखा है हमारे साथी अनुराग ने। फिर मिलेंगे किसी ऐतिहासिक किस्से कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।